हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोज क्लासे में। आज अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का अंतिम वीडियो है जिसमें मैं आपको लोदी वंश के बारे में सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ आपको पढ़ा देता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देता हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा लोदी वंश हो जाएगा और इसका समय काल हो जाएगा 1452 से लगा के 1526 हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं बहरो लोदी के बारे में सब कुछ देख लेते हैं और इसका समय काल हो जाएगा 1452 से लगा के 1456 हो जाएगा और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश हो जाता है। साथियों, अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन हो जाएगा तो गुलाम वंश हो जाएगा और उसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, 1206 में की थी। साथियों, अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन हो जाएगा तो यह लोदी वंश हो जाएगा और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति हो जाएगा बहरोल लोदी हो जाएगा, जो की थी 1452 में की थी। साथियों, और इसकी स्थापना करने वाला हो जाएगा बहरोल लोदी हो जाएगा और आलम शाह ने स्वतः से ही अपनी राजगद्दी बहरोल लोदी को दे दी थी। साथियों, और ये आलम शाह कौन हो जाएगा? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान हो जाएगा, जिसने बहरोल लोदी को अपनी इच्छा से ही अपनी राजगद्दी दे दी थी। साथियों, और स्वयं अपने वन में चला गया था। जब ये बहरोल लोदी राजगद्दी पर बैठता है और उस समय गाजी के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये अफगान की एक शाखा शाहू खेल से संबंधित हो जाता है। साथियों, ये भी वेरी इंपोर्टेंट है और इसलिए दिल्ली सल्तनत के दरवाजे अफगान के लिए खुल गए थे। साथियों, क्योंकि ये बहरोल लोदी कहाँ का था? अफगान का था। साथियों, इस कारण दरवाजे खुल गए थे और इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है। ये जौनपुर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है। और इसको दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? तो बहरोल लोदी हो जाएगा और इसने बहरोल लोदी के सिक्के जारी किए थे, जो अकबर के पहले तक उत्तर भारत के विनिमय का प्रमुख साधन बन गया था। साथियों, यानी कि अकबर से पहले जितने भी अपने क्रय विक्रय का जो भी साधन लिया जाता था, जो बहरोल लोदी के द्वारा सिक्के के आधार पर लिया जाता था। और ये बहरोल लोदी अत्यधिक साधारण व्यक्ति था, जो कभी भी राजगद्दी के सिंहासन पर नहीं बैठा था। साथियों, ऐसा ये साधारण व्यक्ति था। साथियों, और इतने ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहरोल लोदी के आधार पर। साथियों, अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके लोदी वंश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आपको दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर तो आपको करना है। साथियों, अब देखते हैं सिकंदर लोदी के बारे में सब कुछ देख लेते हैं और ये बहरोल लोदी का उत्तराधिकारी बन जाता है, जो अपने सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था। साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है। जैसे अपने पिक्चर में एक विलन होता है ना, वैसे अपने लोदी वंश में यह हो जाएगा सिकंदर लोदी हो जाएगा। साथियों, अगर बात की जाए दिल्ली साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन से हो जाएगी तो पहला हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, फिर उसके बाद में बलबन हो जाएगा और तीसरे स्थान पर यह आ जाता है सिकंदर लोदी आ जाता है, जो लोदी वंश का होता है। साथियों, ये सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है। और 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपना अधिकार को सुरक्षित रखा तथा व्यापार मार्ग पर नियंत्रण के लिए आगरा नगर की स्थापना करवाई थी। साथियों, और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने करवाई थी? तो सिकंदर लोदी ने करवाई थी। साथियों, कब कराई थी?
1504 में कराई थी साथियों। ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है साथियों, जो आपसे पूछा जाता है। और इसने किले का भी निर्माण करवाया, बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया, ये भी आपसे पूछा जाता है। 1506 में आगरा को सिकंदर ने अपनी राजधानी बना दी थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, इससे पहले कौन सी राजधानी हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। और सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बना दिया था साथियों। और इसके शासनकाल को अच्छे ढंग से चलाने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना कर दी थी साथियों। जैसे अपने अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, वैसे अपने सिकंदर लोदी ने अपने लोदी वंश में कर दी थी। और इसने खाद्यान्न पर कर हटा दिया था, यह भी अच्छी बात थी साथियों। इसने खाद्यान्न पर टैक्स हटा दिया था। और इसने व्यापार पर प्रतिबंध को भी हटा दिया था, जिससे लोगों की आर्थिक वृद्धि हो गई थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। और इसने मापन के लिए गज सिकंदरी का निर्माण करवाया, और ये प्राय 30 इंच का होता था साथियों। और ये वाला पूछा जाता है कि लोदी वंश में किसने गज सिकंदरी मापन का इस्तेमाल किया था, तो ये सिकंदर लोदी हो जाएगा, जो प्राय 30 इंच का होता था साथियों। और इसने मोहर्रम और तजिया निकालना पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया था साथियों। ये मोहर्रम और तजिया क्या हो जाएगा? एक प्रकार का मुस्लिम त्योहार हो जाएगा, जो इसने पूरी तरह से बंद कर दिया था साथियों। और मस्जिदों को सरकारी संस्थान का रूप प्रदान करके उसमें शिक्षा का केंद्र बना लिया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, जो आप आसपास में जितने भी मस्जिद देख रहे हो वहां पे शिक्षा दी जाती है, और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और इसने मुस्लिम महिलाओं को मकबरों और दरगाहों में जाने के लिए रोक लगा दी साथियों, क्योंकि ये सबसे खतरनाक विलन था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ज्यादातर आपके क्वेश्चन लोदी वंश में सिकंदर लोदी के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं इसके बारे में। और सिकंदर लोदी ने जजिया कर भी लागू कर दिया था, और सिर्फ ब्राह्मण को एक कथन के आधार पर फांसी दे दी थी। अब वो कथन कौन सा हो जाएगा वो भी आप सुन लीजिए। उसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों समान और पवित्र धर्म है, हम क्यों कर दे, ऐसा ही कहा था। और इसके आधार पर उस ब्राह्मण को फांसी दे दी थी। यानी कि आप बोल सकते हो सिकंदर लोदी बड़ा ही खतरनाक सुल्तान था साथियों। और सिकंदर लोदी के आदेश पर ही आयुर्वेद के ग्रंथ को फ्रांसी में अनुवाद करवाया था, और उसे कहा जाता था फरहंग सिकंदरी कहा जाता है। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिकंदर लोदी की सबसे महत्वपूर्ण सफलता यही थी कि अफगान के सांतरों पर वो नियंत्रण रखता था साथियों। इतना वो बड़ा खूंखार हो गया था कि अफगान के जितने भी सरदार है ना, उसके ऊपर वो नियंत्रण रखता था साथियों। इतनी उसमें अंदर ताकत थी। और उसका कथन यह मिलता है कि यदि मैं एक गुलाम को उनकी पालकी पर बैठाता हूं, तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार यानी कि अफगान सरदार उसको कंधे पे बिठा के ले जाएंगे साथियों। और इस कथन पर यह साबित होता है कि ये बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था साथियों, बड़ा ही खूंखार सुल्तान था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, इस कथन के आधार पर आप समझ सकते हो कि इसकी आदेश की पालना करना कितना ही जरूरी हो जाता है। और यह गुलरुखी के नाम से फ्रांसी में कविता लिखता था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, यह आपसे पूछा जाता है गुलरुखी के नाम से फ्रांसी में कविता कौन लिखता है, तो सिकंदर लोदी लिखता है साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसने लोहानी, फार्मूली, लोदी जाति के शक्तिशाली सरदारों का दमन कर दिया था, जो राज्य के अधिकार और दमन की नीति करते थे साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। और ये हो गया आपका सिकंदर लोदी, पूरी तरह से टॉपिक कवर हो गया। यहां से आपके इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे वगैरह एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब अपन पढ़ लेते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। अब देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। और इन्हें 1517 और 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में
युद्ध हो गया था, जिसमें लोदी वंश यानी कि इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हार गया था साथियों। यानी कि उस समय शक्तिशाली शासक बन जाता है, राणा सांगा बन जाता है, जो दिल्ली के राजवंश से भी टक्कर लेने वाला व्यक्ति हो जाएगा साथियों। और उस समय राणा सांगा ऐसा प्रतापी शासक था जो सारे हिंदुस्तान में कवर रखता था साथियों, और उसने इब्राहिम लोदी को 2 बार बुरी तरह से हरा दिया था साथियों, क्योंकि वो राजपूत शासक था। और इसके शासनकाल में ही मुगल सम्राट बाबर का भी आगमन हो गया था साथियों। जहां पे बाबर आ गया था, वहां पे इब्राहिम लोदी की मृत्यु होना तय थे साथियों। और इसको आमंत्रण करने के लिए 3 व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं साथियों, जो आपसे पूछा जाता है कि बाबर को आगमन करने के लिए किसने इनवाइट किया था। तो वो आप चीज नोट रखना कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा इसका चचेरा भाई आलम खां लोदी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा हो जाएगा साथियों। इन तीनों ने इनवाइट किया था साथियों, लेकिन कभी कभार ये अपन को देखने को मिलता है कि राणा सांगा ने इनवाइट नहीं किया था साथियों। ये अपन कुछ मान भी सकते हैं या नहीं मान सकते, लेकिन आलम खां और दौलत खां लोदी ने इन दोनों ने इनवाइट किया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अब ये बाबर आ गया भारत में, अब क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। और युद्ध होता है अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हो जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हार जाता है और वहीं पे वो मर जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोदी कौन से युद्ध में मारा जाता है, तो पानीपत की प्रथम युद्ध में मारा जाता है। और वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और बाबर का भारत में आक्रमण के समय लोदी वंश का पतन हो गया था साथियों। जहां पे बाबर आ गया, वहां पे लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गया था। और लोदी वंश के पतन के साथ साथ भी दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा हो जाएगा, लोदी वंश हो जाएगा। और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन सा हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। उसको कौन मार देता है, बाबर मार देता है साथियों। और इस प्रकार दिल्ली साम्राज्य भी खत्म हो जाता है। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा एकमात्र सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हुई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुई, युद्ध स्थल में हुई थी साथियों। और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हो जाएगा आंसर, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। और इसी के साथ लोदी वंश के अंतिम के साथ साथ ही दिल्ली साम्राज्य भी खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये आपका दिल्ली साम्राज्य भी और लोदी वंश साम्राज्य भी खत्म हो जाता है साथियों। मैंने आपको सबसे पहले मोहम्मद गोरी के बारे में सब कुछ बताया, फिर मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में सब कुछ बताया, फिर मैंने आपको खिलजी वंश के बारे में सब कुछ बताया, फिर मैंने आपको तुगलक वंश के बारे में सब कुछ बताया, फिर आपको मैंने सैयद वंश के बारे में सब कुछ बता दिया, और अभी मैंने आपको लोदी वंश के बारे में सब कुछ बता दिया। यानी कि 1206 से लगा के 1526 तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जो भी पढ़ा है कंटेंट, वहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि दोस्तों मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज शेयर जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी है साथियों। एक छोटा सा काम करना, जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये वाली पीडीएफ अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यदि कोई बच्चा हमारी पीडीएफ डाउनलोड करेगा ना, तो उसके साथ में ये अच्छे प्रकार के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिसके उसकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिससे उसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों, शेयर जरूर से जरूर कर देना।